हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसको इजी रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, बट हमें इस चैप्टर का जो नाम है वैश्वीकरण, उसकी डेफिनेशन नहीं मिली। तो आप नोट्स ऐसे बनाना ताकि जो नोट्स में लिखा हुआ है वो डायरेक्टली हम अपनी एग्जाम शीट में छाप के आ सके, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसी नोट्स बनाऊंगा ताकि जो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ वही अपने एग्जाम शीट में आप छाप कर आ सको, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो चलिए जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले तो यार ये वैश्वीकरण जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो जी, आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। विश्व की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं, जितनी अर्थव्यवस्था है, वो अब आपस में जुड़ी हुई है और इसी जुड़ाव को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब कैसे जुड़ी हुई है? बाय ट्रेड, बाय बिजनेस, बाय व्यापार के माध्यम से वो जुड़ी हुई है। जैसे कि आप इंडिया में देखो, आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इंडिया की नहीं है। ये अमेज़ॉन हो गई, ये एप्पल हो गई, ये वीवो हो गई, ये ओप्पो हो गई, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, बट फिर भी इंडिया के अंदर हमें दिखाई देती है। तो ये भी वैश्वीकरण की वजह से, व्यापार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है जी, ओके। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या वैश्वीकरण पहले नहीं था? मतलब व्यापार पहले नहीं होता था क्या? पहले भी व्यापार होता था, बट पहले भी व्यापार जो होता था वो बहुत कम होता था, बहुत कम मात्रा में होता था। ठीक है, देखो पहले किस चीज़ का व्यापार होता था, इसी से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी, अभी 20वीं शताब्दी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। 20वीं शताब्दी जो है वो 1901 से लेकर 2000 तक के टाइम को कहते हैं 20वीं शताब्दी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर 2000 तक के टाइम को कहते हैं 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन देश की सीमाओं में के अंदर ही सीमित था, यानी ज़्यादातर जो व्यापार होता था ना एक देश के अंदर, वो एक देश के अंदर अलग अलग राज्यों में होता था। जैसे पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से दिल्ली, ऐसे ऐसे व्यापार होता था, देश के अंदर ही होता था। और जो देश के बाहर होता था, मतलब देश के बाहर जो चीज़ें भेजी जाती थी उसमें बेसिकली कच्चा माल होता था और खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें होती थी और तैयार माल होता था। ठीक है, वही अपनी नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं कि भारत क्या भेजता था पहले के टाइम में दूसरी कंट्री में और क्या मंगवाता था। तो पहले के टाइम में है ना, हम दूसरी कंट्री में निर्यात यानी भेजने का काम हम क्या करते थे, कच्चा माल भेजते थे और खाद्य पदार्थ भेजते थे। खाने की चीज़ें तो आपको पता ही है, दार्जिलिंग की चाय वगैरह हो गई, ये भेजते थे हम दूसरी कंट्री में। और कच्चा माल जैसे रुई वगैरह, ठीक है, रुई वगैरह हम दूसरी कंट्रियों में भेजते थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। रुई कपड़ा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कच्चा माल हो गई। और आयात क्या करते थे, यानी दूसरी कंट्री से क्या मंगवाते थे, तैयार माल। तो अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रुई ले जाते थे, फिर उसका कपड़ा बना के इंडिया में लाकर ही बेचते थे। तो यानी इंडिया में हमें तैयार वस्तुएं मिलती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले व्यापार बहुत कम था और आज व्यापार बहुत ज़्यादा। तो किन चीज़ों की वजह से, किसकी वजह से व्यापार एकदम से बढ़ गया? तो इसका आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं, बट मेन कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। आज आप देखते हो ये जो एमएनसी है, ये जो अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, अपनी एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको इंग्लिश में एमएनसी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे भैया एमएनसी में काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो ये होती है एमएनसी। और इन ही एमएनसी की वजह से हमारा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ पाया और आज वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब एमएनसी का क्या फ़ायदा है? देखो, उत्पादन लागत को कम करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए ऐसी जगह कारखाने लगाती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, अन्य संसाधन मिल सके। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि एक अमेरिका की कोई कंपनी है, वो इंडिया के अंदर अपना प्लांट क्यों लगाती है, कि अपनी ही कंट्री के अंदर क्यों नहीं लगा लेती? देखो, इसका भी रीज़न है। एमएनसी जो है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है कि अपने एक ऐसी जगह के अंदर अपना प्लांट, अपना कारखाना लगाती है जहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिले और अन्य संसाधन बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाए। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश में अपना प्लांट लगाती है तो उससे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। बट आई होप आपको पता चल गया हो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है किसी भी देश में प्लांट अपना क्यों लगाती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें मान लो सस्ता श्रम मिल रहा हो या अन्य संसाधन मिल रहे हो। ठीक है, आप देखोगे ना, ज़्यादातर जो बड़े बड़े हमारी जो एमएनसी है, आप देखोगे ज़्यादातर उनके जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो आपको चाइना में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ते श्रमिक हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग कम से कम रुपए में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, एमएनसी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण वस्तु व सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि एमएनसी अपने देश में बनाकर चीज़ें दूसरी कंट्री में नहीं भेज रही, बस वो दूसरे देशों में भी चीज़ें बना रही है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप देखो, आप है ना ओप्पो या आपके पास जो भी वीवो वगैरह का फ़ोन है, आप है ना एम आई वगैरह का जो भी फ़ोन है, आप है ना उसका कवर उठा के देखना, उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर जी ये कंपनी तो चाइना की है, बट इसमें मेड इन इंडिया क्यों लिखा हुआ है, ये क्या दिक्कत है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बेशक चाइना की कंपनी है, बट ये जो प्रोडक्ट बना है वो इंडिया में जो उनका प्लांट है वहाँ से बना हुआ है। अब जियो का है ना, एक जियो का डोंगल आता है, पता नहीं कुछ ऐसा आता है, मेरे पास पड़ा हुआ है वो, उसको उठाकर देखोगे तो उसके पीछे लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। अब अगर वो जियो, हमें पता है कि वो इंडिया की कंपनी है, बट उस पर मेड इन चाइना, यानी वो बना चाइना में है। समझ रहे हो? तो यही होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें बनाकर दूसरी कंट्रियों में नहीं भेज रही, अब वो दूसरे के देशों में भी अपनी चीज़ों को बना रही है। ठीक है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित हुई है। इसका मतलब है, देखो जैसे कि मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करती है कि अपना हेडक्वार्टर जो है वो चाइना में लगाती है। ठीक है, पेंट वो अफ्रीका से मंगवाती है या करवाती है, अमेरिका में वो अपना पूरा इंजन वगैरह देखती है और असेंबल उसको इंडिया में करती है। तो बड़ी जटिल हो गई प्रक्रिया एमएनसी की वजह से। ठीक है, यही देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ज़्यादातर जो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेंगे ना बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो चाइना में दिखेंगे क्योंकि सस्ते श्रमिक है। ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो पता है अमेरिका और यूरोप हो गया और मैक्सिको में अपना प्लांट वगैरह मतलब बनाकर चीज़ें भेजती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्केट है। इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंजीनियर है बहुत स्किल्ड है, अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक हमारी कंट्री में है। चाइना में भी है, बट चाइना में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की अपनी लैंग्वेज है, वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी देते हैं, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे में थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके जी। यह सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लाभ 50 से 60% बचत कर सकती है। इसका मतलब है कि लागत जो है, मतलब जो लागत होती है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां में मान लो कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करके, यानी चाइना में अपना प्लांट लगा के, इंडिया में अपना प्लांट लगा के चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी कम से कम कर सकती है, यानी अपना फ़ायदा ज़्यादा बढ़ा सकती है और जो लागत है वो कम से कम कर सकती है। ठीक है, ओके जी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ये आपकी बुक का टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है, मैंने जो आपको ऊपर बोला था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीयकरण कैसे करती है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहां पर क्या हो, वही आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में या कहीं पर भी अपनी कंपनियों को स्थापित करने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में सोचती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है, कौन कौन से कारक है जो एमएनसी की जगहों को प्रभावित करते हैं। पहला है बाज़ार से नज़दीक हो। ठीक है, देखो एमएनसी सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि बाज़ार के नज़दीक हो। आपको पता है कि ज़्यादातर जो मतलब जो अपने बड़े बड़े आप देखोगे किसी भी कंपनी के हेडक्वार्टर है वो इंडिया में मिलते हैं, चाइना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, चीज़ें यूज़ करने के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा है, लोग खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। इंडिया में और चाइना में मैंने आपको बता दिया सस्ते श्रमिक हैं जो सस्ते कामों पर, सस्ते दामों पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और बाकी जो अलग अलग चीज़ें चाहिए वो भी अवेलेबल हो पाए। जैसे चाइना के अंदर मैंने आपको बताया था कि एप्पल का है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चाइना के जो अलग अलग असेंबल करने के प्रोडक्ट होते हैं वो मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर चाइना के अंदर एप्पल का या जिसका भी प्लांट है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का प्लांट है। ठीक है, और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों की देखभाल करती है। अब देखो, अगर कोई देश बोले कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें से 100% जो भी प्रॉफिट आता है वो हमको दो एज अ टैक्स, तो क्या कोई भी कंपनी उस देश में अपना प्लांट लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये भी देखती है कि देश में सरकारी नीतियां कैसी है। अगर सरकारी नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसी के फेवर में होती है, तभी एमएनसी उस देश के अंदर अपना प्लांट लगाती है, उस देश के अंदर अपना सेटअप लगाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें? बाजार से नज़दीक हो, ठीक है, कुशल और अकुशल जो लेबर है, श्रम है, वो सस्ते दामों पर मिल जाए, और उत्पादन के लिए जो अन्य कारक है वो भी उपलब्ध हो जाए, और साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए
कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। अब आपको पता है कि अब अगर इंडिया के अंदर कोई एमएनसी आ रही है तो उसे कारखाना वगैरह तो चाहिए। अब कारखानों के लिए भूमि भवन मशीनें वगैरह भी चाहिए होती है। कारखाने लगाना है आपको तो ज़मीन चाहिए होती है, पूरा एरिया चाहिए होता है, ऑफिस बनाना होता है, मशीनें चाहिए होती है, ठीक है। तो और अन्य उपकरणों की खरीदी के में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे लगाते हो ना, तो इसको आप निवेश कहते हो। जैसे कि मान लो मेरा जो लैपटॉप है, मैंने नोट्स बनाने के लिए मान लो लैपटॉप और फ़ोन वगैरह खरीदा या और कोई भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदा, माइक खरीदा, तो ये है एक निवेश, इसको निवेश कहते हैं, ठीक है। जब आप अपने ही देश के अंदर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे निवेश कहते हैं। बट जब आप दूसरी कंट्री में बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या इंडिया की है? जो ओप्पो है, जो वीवो है, वो इंडिया की नहीं है। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है वो इंडिया की नहीं है, बट वो इंडिया के अंदर चीज़ें खरीद रही है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रही है, तो इसी को हम विदेशी निवेश कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो एक देश में कार्यालय लगाती है, कारखाने वगैरह की स्थापना करती है, ठीक है, उसके लिए वो कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट करती है, उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। जब कोई एक देश का बंदा, जैसे अगर मान लो मैं मेरी एक कंपनी है, इंडिया के अंदर मेरी कंपनी है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इंडिया के अंदर ही है वो कंपनी, तो उसको हम निवेश कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। बट अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में अपना प्लांट लगाना चाहता हूँ, अमेरिका में प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो उनके लिए वो विदेशी निवेश है, ठीक है जी। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है ताकि वह लाभ अर्जित करे। सिंपल सीधी बात है। मैंने बोला कि अमेरिका में मैं प्लांट लगाऊंगा, क्यों लगा रहा हूँ? पैसे मिले इसलिए लगा रहा हूँ ना, ताकि उससे जो भी प्रोडक्ट हो मेरा वो बिके और पैसे मिले मेरे को थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन कारकों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन स्थापित करती है, ठीक है। मतलब किन तरीकों से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना उत्पादन स्थापित करती है। देखो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास है ना 3 तरीके होते हैं जिससे वो एक देश के अंदर अपना उत्पादन यानी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाए। पहला तो ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त रूप से स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन कर सकती है, मतलब पार्टनरशिप कर ले। कोई बड़ी कंपनी जो एमएनसी है वो इंडिया की छोटी छोटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, तब जाकर वो यहाँ पर अपना उत्पादन स्थापित कर सकते हो। टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, पार्टनरशिप है। क्योंकि देखो एमएनसी जो इंडिया के अंदर आई है, मान लो एप्पल है, उसको कुछ भी नहीं पता। जैसे मान लो रीबॉक है और एडिडास है, उनको नहीं पता इंडिया के बारे में, कहाँ का प्रोडक्ट मिलते हैं या क्या क्या चीज़ें नहीं पता उनको। तो वो क्या कर लेगी, अगर इंडिया की किसी कंपनी से पार्टनरशिप कर लेगी तो दिमाग से जो सर दर्द है वो निकल जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है। ओके जी, तो इसी का अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारी ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, जो स्थानीय कंपनियां होती है, जो इंडिया की कंपनियां होती है, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? पहली बात तो अधिक निवेश मिलता है। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो पार्टनरशिप करेगी तो कुछ पैसे भी तो इन्वेस्ट करेगी, तो पैसे भी मिल जाते हैं और साथ में न्यू टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, नवीनतम प्रौद्योगिकी भी वह अपने साथ लेकर आते हैं जो कि स्थानीय कंपनियों को मिलती है। अब देखो जैसे कि मान लो कोई लैम्बोर्गिनी है, मान लो लैम्बोर्गिनी इंडिया के अंदर किसी कंपनी के साथ टाई अप कर रही है, तो लैम्बोर्गिनी के पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो उस कंपनी को भी तो देगी। तो टेक्नोलॉजी भी मिली या नहीं मिली? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंडिया के किसी स्थानीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो उनको भी फ़ायदा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो पहला तरीका तो ये हो गया जिससे एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी कंट्री के अंदर अपना उत्पादन स्थापित कर सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि वो क्या करे कि इंडिया की या स्थानीय कंपनियों को खरीद ले। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने उत्पादन का प्रसार कर सकती है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वॉलमार्ट आपने सुना होगा, ठीक है। वॉलमार्ट एक बाहर की कंपनी है, एमएनसी है, उसने इंडिया की एक फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। फ्लिपकार्ट इंडिया की है कंपनी, उसको खरीद लिया है। तो ये क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना, अब देखो फ्लिपकार्ट को यहाँ पर पहले से ही फ्लिपकार्ट जो है स्टेबल है, ठीक है, एस्टैब्लिश हो रखी है पहले से, कैसे कैसे वो कर रही है सारी की सारी चीज़ें। अब वॉलमार्ट ने सीधा सीधा पूरी कंपनी को खरीद लिया, अब कोई टेंशन ही नहीं। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सीधा वॉलमार्ट के पास जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कारगिल फूड्स, अमेरिकन कंपनी है ये, उसने क्या किया है, इंडिया की एक परख फूड्स नामक एक कंपनी है, मुंबई की है शायद, उसको खरीद लिया है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो दूसरा तरीका है जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश के अंदर अपना उत्पादन स्थापित कर सकती हैं, उसका प्रसार कर सकती है, कि वो किसी भी स्थानीय कंपनी को खरीद ले। इससे क्या होता है, पहले दिन से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और तीसरा पॉइंट है जिससे एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां
अपने उत्पादन स्थापित कर सकती है वो ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रण करती है। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक को उत्पादन ऑर्डर देती है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ना कुछ टाइम तक एक फर्म के लिए, एक इंडियन फर्म के लिए एज एन अकाउंटेंट वर्क किया है, ठीक है। तो वो बेसिकली शूज़ की कंपनी थी, ठीक है। फर्म कह सकते हैं, थोड़ा लेवल थोड़ा छोटा था, बहुत ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ होगी इन्वेस्टमेंट उसकी, इससे ज़्यादा नहीं थी, वो फर्म थी वो, ठीक है। तो वो जो फर्म थी वो शूज़ की थी, तो हमारे यहाँ शूज़ वगैरह बनते थे, मैं अकाउंट्स वगैरह देखता था वहाँ पर। तो जो शूज़ वगैरह बनते थे हमें ऑर्डर पता है कहाँ से आते थे, एडिडास, रीबॉक, ठीक है, नाइकी। तो इनसे है ना हमारे क्या होते थे, ऑर्डर आते थे। वो हमको कहते थे कि आप हमारे लिए शूज़ बनाओ, और है ना उसके बाद हम उनको दे देते थे और वो अपना लेबल लगाकर चेपते थे या बेचते थे, अपना लेवल चेप कर बेचते थे। तो ये क्या है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, एमएनसी है, इंडिया की नहीं है। मैंने आपको जो बताया रीबॉक, एडिड, ये इंडिया की कंपनियां नहीं है, ठीक है। नाइकी ये इंडिया की कंपनियां नहीं है, बट वो इंडिया के अंदर अपना उत्पादन स्थापित कर रही है। कैसे, इंडिया के जो उत्पादक हैं उनको एज अ सप्लायर यूज़ करके, ठीक है, हमको ऑर्डर देती थी वो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो आपको समझ आ गया ना, 3 ऐसे तरीके हैं जिससे कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश के अंदर अपना उत्पादन स्थापित कर सकती है। पहली बात तो आप पार्टनरशिप करके, लोकल कंपनियों को खरीद के, या उन्हें एज अ सप्लायर यूज़ करके, ठीक है। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज विदेश व्यापार या विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो देखो जी, आपको पता है विदेश से व्यापार हो रहा है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा इसको, बट आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। आपको पता है विदेशों से व्यापार हो रहा है, इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका में ट्रेड करती है, अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड करती है, इंडिया की कोई कंपनी चाइना में ट्रेड करती है, चाइना की कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है। तो इस विदेशी व्यापार से बाजारों का एकीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखो मैं हूँ इंडियन, कोई मैं मान लो बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें इंडिया के अंदर तो बेचता हूँ, बट अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं अपनी चीज़ चाइना में भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है। जो चीज़ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाज़ारों में मिलती है, वही चीज़ अब चाइना के बाज़ारों में भी मिलती है। यानी मेरा प्रोडक्ट अब इंडिया में भी है, चाइना में भी है, ठीक है। चाइनीज़ कोई बिजनेसमैन होगा तो उसका प्रोडक्ट भी चाइना में भी मिलेगा और इंडिया में भी मिलेगा। तो बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है ना। आई होप ये समझ आ रहा हो। तो विदेशी व्यापार से बाज़ारों का एकीकरण भी होता है। जो चीज़ें हमें विदेशी जगह पर देखने के लिए मिलती है, वही हमको इंडियन जगह पर देखने के लिए मिलती है। आपने सुना होगा समोसा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे ना, मोस्टली अंग्रेज़ों की जो वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, तब भी आपको समोसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका मतलब, वैसे तो ये जो हमारा समोसा है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो बनाने वाली चीज़ है। बट मैं आपको टी का एग्जांपल दे सकता हूँ। इंडियन टी के कुछ ब्रांड्स हैं जो कि हमें अमेरिका में देखने के लिए मिलते हैं, और हमें भी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी अमेरिकन चीज़ें देखने के लिए मिलती है। वो किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं रीड करता हूँ आपके लिए। विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादों को एक अवसर प्रदान करता है। आपको पता है विदेशी व्यापार से क्या होता है कि जो हमारे इंडिया के जो प्रोड्यूसर है वो दूसरी कंट्री में भी अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखो विदेशी व्यापार हो रहा है किसी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि चाइना की कोई कंपनी है, उनको कपड़े चाहिए, सस्ते कपड़े चाहिए, तो हम इंडिया के जो प्रोड्यूसर है वो बनाते हैं और चाइना में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो इंडिया के प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो हमारे घरेलू बाजार में जो भी प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, उनको अवसर मिल रहा है कि वो विश्व भर में अपनी चीज़ों को बेच सके, ठीक है। उत्पाद अब केवल अपने देश के बाज़ारों में ही नहीं बल्कि अन्य देश के बाज़ारों में भी अपने उत्पादन बेच सकते हैं। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपनी चीज़ें अब सिर्फ अपने देश के बाज़ारों में नहीं, दूसरे देश के बाज़ारों में भी बेच सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इंडियन प्रोड्यूसर हूँ, मैं इंडिया में कोई चीज़ बनाता हूँ, अब मैं अपनी चीज़ें चाइना में बेचता हूँ, चाइना के लोग जो हैं मेरी चीज़ों को चाइना से ख़रीदते हैं, ठीक है। चाइना के अंदर जो बाज़ार है वहाँ से ख़रीदते हैं, ओके। इससे दो देशों के बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। धीरे धीरे है ना, जैसे ये ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो जो चीज़ चाइना में जितने प्राइस पे मिल रही है ना, वही इंडिया के अंदर मिलेगी। तो इससे क्या होता है, चीज़ें भी बराबर होने लगती है, चीज़ों के दाम भी बराबर होने लगते हैं, ठीक है जी। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा कंपटीशन है, कंपटीशन से रिलेटेड एक मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो बट पहले आप समझ लो। अब देखो मैं इंडियन प्रोड्यूसर हूँ,
ठीक है, मैंने बताया इंडिया के अंदर मैं चीज़ें बनाता हूँ, इंडिया के अंदर बेचता हूँ और अब चाइना के अंदर भी बेचता हूँ। अब मैं ना बहुत दूर हूँ, बट मेरे को पता है कि चाइना के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, मेरे को किन को हराना है। तो एक तरह से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ रही है ना, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अब मैं कॉम्पिटिशन से एक चीज़ बताता हूँ, आपकी बुक में ना एक एग्जाम्पल भी लिखा होगा, चाइनीज़ टॉय का एग्जाम्पल दे रखा होगा। तो ज़रूरी नहीं है व्यापार का हमेशा कुछ अच्छा ही हो, विदेशी व्यापार से कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, आगे इसके बारे में पॉइंट्स हैं, ठीक है, पूरा अलग से समझाऊंगा, क्वेश्चन भी आता है इससे। देखो चाइना पता है क्या कर रहा है, चाइना है ना बहुत सस्ते टॉयज़ बनाता है और थोड़े टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉयज़ होते हैं उनके, तो वो इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। इससे जो इंडिया के अंदर टॉय बना रहे हैं ना वो थोड़े से ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है, हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, बट लोगों को, बच्चों को वो पसंद नहीं आते, उनको थोड़ा चाइनीज़ चीज़ें थोड़ी अच्छी ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर है उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो विदेशी व्यापार से, क्योंकि चाइना से बनी हुई जो चीज़ें आती है वो सस्ती भी होती है और थोड़ी सी देखने में थोड़ी अच्छी लगती है बच्चों को, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर है, इंडियन टॉय मेकर है, उनको बड़ा घाटा हो रहा है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर चीज़ खरीदो तो ट्राई करो कि वो मेड इन इंडिया हो, ठीक है, इंडिया में बनी हुई हो। ज़रूरी नहीं हो कि कोई बड़ा ब्रांड ही खरीदो, इंडिया का कोई जो बड़ा ब्रांड हो उससे चीज़ें खरीदो, किसी से भी खरीदो इंडिया में, बट वो इंडियन होनी चाहिए, मेड इन इंडिया होनी चाहिए। अब जो चीज़ आप नहीं खरीद सकते, मतलब जो कोई इंडियन बनाता ही नहीं है वो चीज़, तो वो बात अलग है, बट अगर कोई चीज़ इंडिया बनाता है तो उससे खरीदो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2-5 रुपये से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट देश की जब बात आती है तो सबको सामने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि विदेशी व्यापार जो है हमेशा अच्छा नहीं होता, इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैंने कुछ फिगर बना रखी है कि विदेशी व्यापार कैसे एक दूसरे की मार्केट को जोड़ता है, बाज़ारों को कैसे जोड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है, ठीक है। जैसे चाइना है, चाइना निर्यात भी करता है, आयात भी करता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार के फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। उत्पादक के लिए फ़ायदे, यानी प्रोड्यूसर के लिए जो चीज़ें बना रहा है, जैसे मैं बिजनेस मैन हूँ, मैंने कहा, तो मेरे लिए क्या फ़ायदा है इस विदेशी व्यापार से। जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है इस विदेशी व्यापार से। और जो श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो इस एमएनसी वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉफिट होता है, नॉर्मल वर्कर को क्या प्रॉफिट होता है। पहले हम बात करते हैं उत्पादक, यानी मेरे बारे में, ठीक है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ कोई इंडिया का, तो मेरे को क्या फ़ायदा है। पहली बात तो उत्पादक को बहुत से बाज़ार मिल जाते हैं जहाँ पर वह अपना उत्पादन बेच सके, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, मैं चाइना के अंदर भी, अमेरिका के, अफ्रीका, कहीं भी बेच सकता हूँ अपनी चीज़ें, तो मेरे को बहुत सारे अवसर मिल गए ना, बहुत ज़्यादा मार्केट मिल गई, जितनी ज़्यादा चीज़ें बिकेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा मेरे को। पहला फ़ायदा तो मेरा ये हो गया। दूसरा, उत्पादन की कीमतें कम हो जाती है, ठीक है, उत्पादन की कीमतें कम हो जाती है। अब देखो, मैं अगर अपनी कंपनी का प्लांट चाइना में सेटअप करूंगा, तो चाइना में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसे में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर चीज़ें भी बड़ी सस्ती मिलती हैं, तो मेरी उत्पादन की कीमतें भी कम हो जाएगी। जो चीज़ मैं इंडिया में बनाता था वो मेरे को 10 रुपये की मतलब पड़ती थी, मतलब 10 रुपये की बन के रेडी होती थी, फिर मैं उसे 12 रुपये में बेचता था। वहाँ पर क्या है, चाइना के अंदर वो चीज़ 8 रुपये में रेडी हो जाती है और मैं 12 रुपये का बेचता हूँ, तो इंडिया में 2 रुपये का प्रॉफिट होता था, बट वहाँ पर 4 रुपये का होता है मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नई तकनीकें भी मिलती है। नई तकनीकें कैसे, मैं चाइना में जाऊँगा, वहाँ पर चीज़ें वगैरह देखूँगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी मेरे को। अलग अलग देशों में जाऊँगा तो अलग अलग टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलेगी जो मेरे लिए उपयोगी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे विदेशी व्यापार जब बढ़ता है, एमएनसी इंडिया के अंदर आती है, वो न्यू टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेकर आती है, ठीक है। अब उपभोक्ता का क्या फ़ायदा, ये तो बड़ा सिंपल है। उपभोक्ताओं को वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। अब जो बच्चा है, टॉय वाला ही एग्जांपल लेते हैं, उसके पास इंडियन टॉय भी है, उसके पास चाइनीज़ टॉय भी है, उसके पास अमेरिकन टॉय भी है, उसके पास जापानीज़ टॉय भी है, उसके पास बहुत टॉयज़ हैं, उसके पास विकल्प ही विकल्प है। वो चुनता किसको है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ही चुनना चाहिए, जो मैंने बोला। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीज़ें अच्छी और सस्ती मिलती है, ठीक है। जो उपभोक्ता होता है उसको चीज़ें अच्छी मिलती है, बढ़िया क्वालिटी की मिलती है और सस्ती मिलती है, ठीक है। सस्ती मिलती है तो आपको पता ही है, जैसे चाइनीज़ जो फ़ोन है आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से अच्छे हैं और थोड़े सस्ते भी है। अच्छे से मेरे कहने का मतलब है, सस्ते तो हैं, आपको पता है, थोड़ा सा वो बहुत कम प्राइस में मिलता है, और अच्छे इन दी सेंस कि उस प्राइस रेंज में और कोई इंडियन प्रोड्यूसर नहीं है जो फ़ोन बनाता है, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है कि श्रमिकों के लिए, अब वर्कर के लिए क्या फ़ायदा है। पहली बात तो जो हमारे यहाँ वर्कर है उनको क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है, काम मिलता है। दूसरी बात, उनका जीवन स्तर भी बढ़ता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है जी।
आप शेयर करते हो तो मेरे को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। हमारी फैमिली 35,000 क्रॉस कर चुकी है, कभी 35 सब्सक्राइबर भी नहीं सोचे थे, बट आज 35,000 है, तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हुआ है। तो इन रिटर्न मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि मैंने उस पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी, बट उस पर 1,000 सब्सक्राइबर है। बट बेसिकली उस पर 1,000 नहीं है, उस पर 1700-1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अब आप पूछोगे सर उस पर कोई वीडियो नहीं डाली फिर भी इतने सब्सक्राइबर क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, मैं यूट्यूब से कैसे अर्न करता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी भी इनकम सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है, ठीक है, ऑनलाइन ही, जिसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को पता है स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और बार बार पेरेंट्स से मांगना अच्छा नहीं लगता, 9th-10th में हो गए तो थोड़ा सा एजिटेशन होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, क्योंकि मेरे को पता है आप सब्सक्राइब तो कर लोगे, बट नोटिफिकेशन बेल दबाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, स्टार्टिंग में मैं पहली वीडियो से धमाका मचा दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने वहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करी जहाँ पर मैंने बताया किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर अभी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आपने क्योंकि सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता तो चलेगा। बहुत बाद में मान लो आपके पास नोटिफिकेशन 10 दिन बाद आया, और जब आप 10 दिन बाद वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता है कि इस वीडियो पे मान लो 10,000 व्यूज़ हो गए, तो 10,000 व्यूज़ में से कम अगर 1000 बच्चे भी ट्राई करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म पे तो फिर कंपटीशन आ जाएगा। तो क्यों ना उस 1000 बच्चे में आप भी शामिल हो जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह के लिए आपको जीपी लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई एम रियली सॉरी, मैं ट्राई करूँगा ये जीपी लिंक वाला झंझट हटा दूँ मैं, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ वेबसाइट वगैरह बिल्ड करूँ, और मैं खुद कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो भी वहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि वेबसाइट से भी अर्निंग होती है फ्री में, ठीक है। तो वो भी मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए मैं खुद वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है, ठीक है। मैं बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप अर्न भी कर पाओ, मतलब दोनों ही फ़ायदा हो जाए आपको, नोट्स तो नोट्स मिल भी जाए और साथ में आप सीख भी जाओ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप समझ आ ही चुका है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी को तो सब्सक्राइब करना ही है आपके लिए, क्योंकि मैं हिंदी के लिए ऐसी स्टफ डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी याद रखना इस चैप्टर के PYQs भी अपलोड करूँगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, उसको देखना मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के साथ जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगा, सेकंड पार्ट में चैप्टर खत्म करवा दूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।